आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम है जब मैं जिंदा हुआ करता था। और ये कहानी आप सुनेंगे मेरी यानी आयुषी सोनी की आवाज़ में। पार्ट 1। वैसे तो बचपन में मैंने भूतों की कई कथाएं सुनी थी, पर भूत होते हैं या नहीं इसका मुझे कुछ पक्का नहीं पता था। कोई कहता था भूत होते हैं और कोई कहता था भूत नहीं होते, मगर जैसे जैसे आवाज में भारीपन आने लगा, भूतों का डर जैसे कहीं गायब सा हो गया और फिर दिमाग से ये ख्याल भी निकल गया कि भूत होते हैं या नहीं। मगर भूतों के बारे में ऐसे सभी सवालों के जवाब मुझे मरने के बाद मिल गए। बस अफसोस तो इस बात का है कि 50 साल की उम्र में ही जिंदगी ने मेरा साथ छोड़ दिया। मगर मैंने नहीं, मैं आज भी मरकर भी जीता हूँ। कहते हैं अगर इच्छाएं पूरी ना हो तो आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती, मगर मैं कहता हूँ कि मुक्ति चाहिए ही क्यों। वह जल्दी किस बात की, जब मन भर जाएगा तब चला जाऊंगा। तो आइए ले चलता हूँ आपको अपने साथ अतीत के इस सफर पर कि आखिर क्या हुआ था मेरे साथ, कैसे मिले मुझे भूतों के बारे में अपने मन में आए तमाम सवालों के जवाब। पार्ट 2। इस पार्ट के मेन कैरेक्टर्स हैं मैं, मेरी पहली पत्नी रोशनी, मेरी दूसरी पत्नी चांदनी। तो बात दरअसल उस समय की है जब मैं जिंदा हुआ करता था। मेरी पत्नी रोशनी की एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। अब मैं चारों ओर से तन्हाई से घिर चुका था। फिर कुछ महीनों बाद मेरी मुलाकात चांदनी से हुई और हमने शादी कर ली। चांदनी उस घर में नहीं आना चाहती थी जहां रोशनी की यादें अब भी जिंदा थीं। इसलिए हमने मेरी पुश्तैनी हवेली जाने का फैसला किया। मगर चांदनी को ये बात नहीं पता थी कि मैंने इस पुश्तैनी हवेली में भी रोशनी के साथ एक अच्छा खासा समय गुजारा था। खैर, अच्छी बात तो ये थी कि ये हवेली शहर से ज्यादा दूर नहीं थी। हालांकि रोशनी की यादों ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, पर फिर भी चांदनी की आंखों में एक अजीब सी तसल्ली थी। इस हवेली के आसपास काफी सन्नाटा था। कभी अगर चांदनी सो जाती थी या बाहर जाती थी तो हवेली बिल्कुल वीरान हो जाती थी और इन सन्नाटों में मुझे अक्सर रोशनी की सदा आया करती थी। कई बार तो ये सदाएं चांदनी की उपस्थिति में भी सुनाई दिया करती थी। इसका जिक्र मैंने कई बार चांदनी से भी किया, मगर वो मुझे हमेशा ये विश्वास दिलाती रहती है कि मैं जल्द ही उसकी यादों से बाहर आ जाऊंगा। अब तो 1 साल हो चला था, मगर वो सदाएं मुझे आज भी सुनाई दिया करती थी। पार्ट 3। हर रोज की तरह उस शाम भी मैं थका हारा दफ्तर से घर पहुंचा, पर गाड़ी से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि मैं गलती से अपने पुराने घर पहुंच गया हूं, जहां मेरी पहली पत्नी रोशनी की मौत हुई थी। मुझे याद है जिस दिन उसकी मौत हुई उस शाम वो मेरे लिए खिचड़ी बनाने वाली थी। पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ और मैं घर के अंदर चला गया। घर खाली और वीरान था।
बिल्कुल जैसा मैं उसे छोड़कर गया था। फिर मैंने महसूस किया कि घर में खिचड़ी की सुगंध फैली है। मैं उसकी मौत के दिन को याद करने लगा कि एकदम से किचन से कुछ आवाज आई। मैं किचन में गया। किचन में प्रवेश करते ही मेरे होश उड़ गए। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था जब मैं रोशनी के साथ वहां रहता था। गैस पर कुकर चढ़ा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी एक आवाज आई, अरे तुम आ गए, खाना बस बनने ही वाला है। ये रोशनी की आवाज थी। मुड़कर देखा तो वो रोशनी ही थी। मुझे लगा मैं खुली आंखों से सपने देख रहा हूँ। मैंने कहा, तुम तो मर चुकी हो ना, तो फिर तुम यहाँ कैसे? और ये किचन पहले जैसा कैसे? वो खाना लगाने लगी। मैंने फिर अपना सवाल दोहराया, ये सब क्या हो रहा है? उसने मुझे खाना परोसा और खुद भी बगल में बैठकर खाने लगी। उसने कहा, क्या हुआ? खाना ठीक है ना? नमक कम ज्यादा तो नहीं है ना कुछ? मैं उसे एकटक देखता रहा। पार्ट 4। जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समझना या समझा पाना आसान नहीं होता। ना ही तो उन पर किसी को विश्वास होता है और ना ही तो वो घटनाएं विश्वास करने लायक होती हैं। मेरे साथ हुई ये घटना भी कुछ इसी तरह थी। जब मुझे होश आया अगली सुबह, तो मेरे आसपास मेरी दूसरी पत्नी चांदनी और मेरा दोस्त किशन खड़े थे और किचन वापस से खाली था। मैं फिर हैरान परेशान हो गया। वो लोग मुझसे पूछने लगे, सारी रात तुम कहाँ गायब थे? मालूम है हम सब कितने परेशान थे, और यहाँ क्या कर रहे हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पर मैं मौन था। कल रात के बारे में सोच रहा था। चांदनी ने मेरी इस चुप्पी पर फिर कहा, क्या हुआ? कितने परेशान नजर आ रहे हो? मेरी तो समझ ये नहीं आ रहा कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी। और जरा एक बात तो बताओ, तुम घर में घुसे कैसे? चाबी तो घर पर ही थी। उसकी ये बात सुनकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने कहा, जब मैं यहाँ आया तब दरवाजे पर ताला नहीं था। चांदनी ने कहा, क्या मतलब ताला नहीं था दरवाजे पर? हम लोग घर में ताला खोलकर ही घुसे हैं। मैंने कहा, यकीन मानो मैं सच कह रहा हूँ। विश्वास नहीं तो रोशनी से पूछ लो, कल रात वो भी यहीं थी। इस बात पर चांदनी गुस्सा होकर बोली, उफ़्फ़ो, ये क्या रोशनी रोशनी लगा रखा है? रोशनी मर चुकी है। किशन ने मेरे बचाव में कहा, शायद तुम बहुत थक गए हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। एक काम करो, ये सब छोड़ो और तुम खाना वाना खा के तैयार होके ऑफिस आ जाओ। पार्ट 5। दफ्तर पहुंचकर बीती शाम हुई उस अजीब बात का जिक्र मैंने अपने दफ्तर के बाकी साथियों से किया। मेरे साथ हुई इस घटना को सुनकर सभी लोग अपने या अपने रिलेटिव्स के साथ हुई ऐसी घटनाओं के बारे में चर्चा करने लगे। गुप्ता जी ने कहा, एक बार मेरे दादाजी ने काली रात में सफेद भूत को देखा था। उस पर हाशमी जी बोले, अरे ये तो कुछ नहीं। एक बार मेरे दादाजी ने काली रात में काला भूत देखा। तभी इस बात पर चौरसिया जी बोले, लेकिन काली रात में काला भूत दिखा कैसे? इसका जवाब देते हुए हाशमी जी बोले, भूत ने सफेद कपड़े पहने थे। तभी शर्मा जी बोले,
भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ एक कल्पना है। इस पर मल्होत्रा जी ने हामी भरी और फिर इसी तरह दफ्तर में पूरे दिन भूतों के अस्तित्व और उनसे जुड़ी घटनाओं के ऊपर वाद विवाद चलता रहा। हालांकि मैं दोनों में से किसी पक्ष में नहीं था। घर पहुंचा तो वहां मेरी पत्नी चांदनी के अलावा मेरा दोस्त किशन भी मौजूद था। वो दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मैं कोई अस्वस्थ इंसान हूँ। रात का समय था। मैंने चांदनी से पूछा, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ? जो चीज नहीं है उन्हें भी देख रहा हूँ। इस पर चांदनी बोली, तुम्हारा दोस्त किशन किसी तांत्रिक की बात कर रहा था। कह रहा था उसने कईयों के भूत उतार दिए हैं। पार्ट 6 तांत्रिक। मुझे ठीक से नहीं पता कि ये लोग क्या करते हैं, पर मैं इतना कहना चाहूंगा, जिस पर कोई यकीन नहीं रखता उस पर तांत्रिक यकीन रखते हैं, भले ही वो चीज सचमुच में हो या ना हो। मैं हैरान रह गया था जब चांदनी ने मुझे तांत्रिक की सलाह दी। शायद इस हैरानी की वजह एक डर था कि कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा कि मेरे पीछे कोई भूत प्रेत पड़ गया या मैं खुद ही कोई भूत हूँ। मैंने चांदनी से साफ कह दिया, मैं किसी तांत्रिक या और किसी अंधविश्वास की बात में यकीन नहीं रखता। चांदनी गुस्सा हो गई और शायद थोड़ी घबरा भी गई। फिर मैं डर डर कर स्वयं को आईने में देखने लगा और अपने आप से पूछने लगा, मैं कोई भूत नहीं हूँ, है ना? मैं अपने आप को समझाने लगा कि मेरे साथ जो हुआ वो केवल एक सपना था और अब मुझे उसे भूलकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। चांदनी अब मुझसे कुछ दूर दूर रहने लगी थी। रात को तो वो मेरे कमरे के आसपास भी नहीं भटकती थी। ना जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। फिर कुछ देर बाद राशन पानी का हिसाब लिखने के लिए मैं मेज पर बैठा और लिखने के लिए कागज उठाया, मगर जैसे ही मैंने कलम उठाई मेरा हाथ अपने आप चलने लगा, कुछ लिखने लगा। मेरा उस पर काबू नहीं रहा। अंग्रेजी में शायद इसे ही ऑटोमेटिक राइटिंग बोलते हैं। पार्ट 7 ऑटोमेटिक राइटिंग द्वारा लिखे गए लेख में पहली पत्नी रोशनी की हैंडराइटिंग थी। इससे अब मुझे एहसास होने लगा था कि रोशनी किसी तरह से मुझसे जुड़ना चाहती है, कि शायद वो अब भी अस्तित्व में है, पर उसका अस्तित्व क्या है ये मुझे नहीं पता। उस लेख में लिखा था, शायद तुम भूल गए हो तुमने मुझसे क्या वादा किया था। तुमने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। अब इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस लेख ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया था। मैं बहुत डर गया था। समझ नहीं आ रहा था किससे क्या कहूँ। समझ नहीं आ रहा था कि अंजाम अच्छा नहीं होगा से उसका क्या मतलब है। जब मैंने दूसरी पत्नी चांदनी को ये बात बताई तो उसने वापस से मुझे तांत्रिक से मिलने की बात कही। इस बार मैंने मना नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि पहली पत्नी रोशनी से जुड़ने का शायद यही एक तरीका है। हम तांत्रिक के पास गए। वो एक डरावने से जंगल में एक गुफा में रहता था और वो तांत्रिक केवल रात में ही काम करता था। उसकी गुफा बहुत डरावनी थी। हर तरफ कंकाल, मोरपंख आदि भयभीत करने वाली वस्तुएं थी। उसकी भयंकर गुफा को देखकर मुझे समझ आया कि भूत उससे कैसे डर जाते होंगे। बल्कि अब तो मुझे शक होने लगा कि कहीं ये खुद ही तो भूत नहीं।
उसकी शक्ल भी एकदम डरावनी सी थी। पार्ट 8। मैंने तांत्रिक को सारी बात विस्तार से सुनाई। चांदनी भी वहीं बैठी सब सुन रही थी। सब बात सुनने के बाद तांत्रिक बोला, डरो मत, अब मैं सब समझ गया हूँ। जरूर तुम्हारी मरी हुई पत्नी रोशनी का भूत तुम्हारे पीछे पड़ गया है। इसी बात पर चांदनी बोली, क्या ये सचमुच पॉसिबल है? मैंने भी कहा, मैं इन सब फिजूल की बातों में नहीं मानता, और वैसे भी भूत वही बनते हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी होती हैं। भला रोशनी की कौन सी इच्छा थी जो अधूरी रह गई? तांत्रिक ने हमारी बातों का जवाब दिया, जो दिखता नहीं वो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं। चांदनी ने जरा चिंतामन होकर कहा, ये सब मुझे नहीं पता, बस मुझे इस रोशनी से छुटकारा पाना है। तांत्रिक बोला, ठीक है, तो मैं कल रात आपके घर आऊंगा और वहां भूत भगाओ यज्ञ करूंगा, जिससे सारी बुरी शक्तियां दूर भाग जाएंगी। तो मैंने गुस्से में आकर कहा, रोशनी कोई बुरी शक्ति नहीं है। हम घर लौट आए। चांदनी बोली, तुम्हें अपने अतीत को भूलना होगा, नहीं तो वो हमारे रिश्ते के आड़े आएगा। अगले दिन मैं दफ्तर पहुंचा तो प्यून ने मुझे एक चिट्ठी दी। कहा, आपके लिए आई है। मैंने भेजने वाले का नाम देखे बिना ही चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, गलियां तेरी ये दिल आज भी याद करता है, चला आ तू कि ये दिल हर पल यही फरियाद करता है। पार्ट 9। चिट्ठी को पढ़ने के बाद मैंने तुरंत पूछा, ये चिट्ठी किसने दी? सब मुझे देखने लगे। मैंने भेजने वाले का नाम देखा तो उस पर कोई नाम नहीं था, मगर जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि भेजने वाले के पते पर मेरे पुराने घर का पता लिखा हुआ था। मैंने दोबारा पूछा, कोई मुझे बताएगा कि ये चिट्ठी किसने दी? जिस प्यून ने मुझे चिट्ठी दी थी वो बोला, इसे कोई काउंटर पर छोड़ गया था, इस पर आपका नाम देखा तो आपको दे दी। मैंने पूछा, कौन छोड़ गया था? उसने कहा, उसे नहीं पता। हालांकि इस बार मुझे यकीन था कि इसके पीछे कोई बात है जो मेरी पहली पत्नी रोशनी से जुड़ी हुई है। शाम को घर पहुंचा तो चांदनी ने मुझे एक लिस्ट दी। बोली, इसमें कुछ चीजें लिखी हैं, तांत्रिक ने कहा है यज्ञ में काम आएंगी। और मेरे पास हाँ कहने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो मैंने हाँ कर दी। उस लिस्ट में लिखी कुछ चीजें थीं, शिव जी की आरती में यूज हुई अगरबत्ती की राख, छिपकली की पूंछ, एक खाली कांच की बोतल, किसी मरे हुए इंसान का स्कल, अपने आंसू, गंगा जल, रोशनी की कोई वस्तु आदि। अपनी पूरी लाइफ में मैंने इतनी अजीब लिस्ट कभी नहीं पढ़ी थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये विचित्र चीजें लाऊं कहां से। जैसे तैसे मैंने इन सब चीजों का इंतजाम किया। फिर रात हुई और तांत्रिक आया। आते ही उसने यज्ञ की तैयारी शुरू की। पार्ट 10। तांत्रिक यज्ञ कर रहा था। साम सीम सोम देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्वे स्वाहा, काल सिद्धिं कुरुष्वे स्वाहा। तभी वहां मेरा दोस्त किशन भी आ पहुंचा। मैंने उससे अकेले में ले जाकर कहा, अरे यार तुम भी कमाल करते हो, ये कैसी फालतू की बातें चांदनी के दिमाग में डाल दी। अब देखो ये क्या पागलपन हो रहा है।
तो किशन बोला, अब मैं क्या करूं? उसी ने मुझसे पूछा किसी अच्छे भूत भगाने वाले के बारे में, तो मैंने बता दिया। मैंने गुस्से में कहा, अरे बोलने से पहले देख तो लेते किससे बोल रहे हो। वो तो समझती ही है रोशनी एक भूत है। तभी चांदनी की आवाज आई, जल्दी आओ, हवन में सभी को साथ बैठना है। मैं, किशन और चांदनी तांत्रिक के साथ यज्ञ करवाने लगे। धीरे धीरे यज्ञ के लिए मंगाई सामग्री एक के बाद एक उपयोग की जा रही थी और आखिरकार यज्ञ समाप्त हुआ। मुझे तो नहीं लगा कि यज्ञ से कुछ बदला था। हालांकि वो तीनों और खासकर चांदनी बहुत ही खुश और सैटिस्फाइड लग रहे थे। और फिर मैंने तांत्रिक को उसकी फीस दी। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था। अगला दिन हुआ। आज दफ्तर में छुट्टी थी। आज फिर एक चिट्ठी आई, लेकिन चिट्ठी मेरे लिए नहीं थी। ये चिट्ठी चांदनी के लिए थी। चांदनी अपनी चिट्ठियां खुद ही पढ़ना पसंद करती थी। उसने चिट्ठी में भेजने वाले का नाम पढ़ा तो उसमें रोशनी का नाम लिखा था और मेरे पुराने घर का पता। मैं फिर से और वो पहली बार चौंक गई। पार्ट 11। चिट्ठी पर भेजने वाले का नाम पता देखकर चांदनी बोली, जरूर कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। भला कोई मरा हुआ इंसान चिट्ठी लिख सकता है क्या? मुझे नहीं मालूम। आज तो मैं पोस्ट ऑफिस जाकर इसका पता लगा कर रहूंगी। हद होती है मतलब किसी चीज की। सोचो तो जरा, खाली घर से चिट्ठी भेज रहे हैं। मैं चुप रहा। चांदनी ने पोस्ट ऑफिस से आकर बताया कि ये चिट्ठी पोस्टमैन ने नहीं छोड़ी थी हमारे यहाँ। मैं बोला, देखा, हुआ कोई फायदा तांत्रिक का? मैं तो पहले ही कह रहा था कि ऐसी फालतू बातों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, मगर तुम सुनती हो मेरी कभी? फिर चांदनी एक CID ऑफिसर की तरह बोली, जरूर दाल में कुछ काला है। लगता है ये कोई भूत वूत का चक्कर नहीं है। कोई हमें परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। शाम को तांत्रिक अपना भूला हुआ सामान लेने वापस आया तो उसने पूछा, अब तो सब ठीक है ना? चांदनी बोली, कुछ ठीक नहीं है। असल में तो भूत कभी था ही नहीं। ये तो कोई हमें परेशान कर रहा है। कोई हमें मेरे पति के पुराने घर से, जहाँ वो रोशनी के साथ रहता था, चिट्ठियां भेज रहा है, रोशनी का नाम लिखकर। तो तांत्रिक बोला, कहीं चिट्ठी भेजने वाला भूत तो नहीं? तभी मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, अरे आप पागल हैं क्या? कोई भूत हमें क्यों चिट्ठी लिखेगा? चलिए जाइए, बहुत नाटक हो गया। चांदनी को तांत्रिक की बात में दम लगी। उसने कहा, एक बार पुराने घर में भी यज्ञ करवा कर देख लेना चाहिए, क्योंकि भूत का पता तो वही है। मैंने गुस्सा होकर कहा, तुम लोगों को जो करना हो करो, लेकिन मैं इस बार इस नाटक में भाग नहीं लूंगा। और ये भी सुन लो, ना ही तो मैं कोई सामान लाऊंगा और ना ही फीस दूंगा। वो लोग नहीं माने। हम पुराने घर गए। किशन और चांदनी यज्ञ में तांत्रिक के साथ बैठे। मैं दूर खड़ा रहा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये किशन चांदनी का इतना साथ क्यों दे रहा है। अचानक से तेज हवा चलने लगी। खिड़की दरवाजे शोर करने लगे। बिजली कड़की।
बरसात हुई। फिर भी यज्ञ नहीं रुका। अचानक से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हम सब बहुत घबरा गए, एक दूसरे को घूरने लगे कि दरवाजा कौन खोलने जाए और जाएं कि ना जाएं। अंत में मुझे ही जाना पड़ा। दरवाजा खोला तो देखा बुर्के में एक महिला आई थी। कहने लगी, बाहर मौसम बहुत खराब है और मेरे पास रुकने के लिए इसके अलावा और कोई जगह भी नहीं, तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? हमने उसे मना नहीं किया। अंदर आते ही यज्ञ देखकर उसने पूछा, यहाँ पर किस चीज का यज्ञ हो रहा है? तांत्रिक बोला, भूत भगाओ यज्ञ। वो मुस्कुराते हुए बोली, अपने आशियाने तो भगवान नहीं छोड़ते, भूत क्या छोड़ेंगे? ये सुनते ही तांत्रिक के अलावा हम सब एक दूसरे की तरफ डर डर कर देखने लगे। तांत्रिक बोला, आशियाना नहीं छोड़ेंगे तो मारे जाएंगे। वो औरत बोली, मरे हुए कभी मरते नहीं। पार्ट 13। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस डर लग रहा था। सब चुप थे, केवल तांत्रिक और वो बुर्के वाली औरत ही बात कर रहे थे। उस औरत ने हमसे पूछा, आप लोग चाय पियेंगे? तो मेरे दोस्त किशन ने कहा, इस मौसम में चाय वाला कहाँ मिलेगा? वो बोली, मैं बनाती हूँ चाय। और वो किचन की ओर जाने लगी तो मैंने रोकते हुए उसे कहा, किचन में कुछ नहीं है, घर खाली है। मैंने ये कहा तो कहने लगी, अब घर खाली है या नहीं ये तो उसे ही पता होगा ना जो यहाँ रहता है। इतना कहकर वो किचन में चली गई। हम सब कंफ्यूज नजरों से एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो कि माजरा क्या है। कुछ देर बाद वो औरत 4 कप चाय बनाकर लाई। चांदनी ने पूछा, ये बर्तन और चाय बनाने का सामान कहाँ से मिला? वो बोली, मिला मतलब मेरा अपना है। चांदनी बोली, अच्छा अब मैं समझी, तो तुम ही हो वो जो छुपके से हमारे घर में रह रही हो और हमें यहाँ से चिट्ठी भेजा करती हो, वो भी एक मरे हुए इंसान के नाम से। तुम्हें क्या हम पागल लगते हैं जो हमें पता नहीं चलेगा? इसी बीच तांत्रिक बोला, अरे चिट्ठी भेजने वाली ये नहीं, कोई भूत है, रोशनी का भूत। मैंने चांदनी को शांत करने की कोशिश की। हम सब ने हैरान होकर और बिना ज्यादा सोचे चाय पी ली। पूरी रात जो जागना था। पार्ट 14। मैंने जरा घबराते हुए उस बुर्के वाली औरत से पूछा, आप यहीं आसपास रहती हैं क्या? वो बोली, हाँ बिल्कुल आपके पास। चांदनी मुझे शक की निगाहों से देखने लगी। फिर किशन ने उससे पूछा, वैसे कितना समय हो गया होगा आपको यहाँ रहते हुए? वो औरत बोली, पता ही नहीं चला इतने बरस कब निकल गए। मैंने पूछा, माफ कीजिएगा पर अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम आपका चेहरा देख सकते हैं? वो बोली, आप मुझे देख चुके हैं। चांदनी बोली, तुम हमारे घर में रात गुजार रही हो तो हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि तुम कौन हो और कैसी दिखती हो। वो औरत बोली, तुम्हारा नहीं, ये मेरा घर है। ये सुनकर
हम सब, यहाँ तक कि तांत्रिक भी घबरा गया। मैंने उस औरत से पूछा, क्या तुम भूत हो? वो बोली, मैं तुम्हारा अतीत हूं, तुम्हारा भूतकाल। मेरी दूसरी पत्नी चांदनी ने पूछा, तुम रोशनी हो? वो बोली, हाँ। मेरे पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो कि मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा। चांदनी ने मुझे देखते हुए उस औरत से कहा, झूठ मत बोलो, रोशनी मर चुकी है। वो औरत बोली, हाँ, मैं मर चुकी हूं। इसी बीच अचानक तांत्रिक बोला, देखो, कोई उसके पास मत जाना, वरना कुछ भी हो सकता है। किशन बहुत डरा हुआ था और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सपने में हूँ। उस औरत की आवाज़ चांदनी जैसी तो थी, पर शक्ल अब भी अनजान थी। उस रात वहाँ जो भी हुआ था, मुझे मालूम है उस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। क्या सचमुच मरे हुए वापस आ सकते हैं? भूतों के बारे में बचपन में जो सवाल उठते थे वो फिर उठने लगे थे, मगर इस बार जरा अलग ढंग से, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई भूत मुझे चाय पिलाएगा। सुनने में अजीब लगता है ना, हकीकत में भी अजीब है। मैंने उस बुर्के वाली औरत से कहा, जिसने रोशनी होने का दावा किया था, तुम सचमुच रोशनी हो? वो बोली, हाँ। तो मैंने पूछा, तुम तो मर चुकी हो, तो फिर तुम यहाँ कैसे? एक तरफ तो हमारी ये वार्तालाप चल रही थी और दूसरी तरफ तांत्रिक का भूत भगाओ यज्ञ। उस औरत ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं मरने के बाद भी इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि मुझे मुक्ति नहीं मिली। तभी किशन बोला, पर मुक्ति तो उन्हें नहीं मिलती जिनकी कोई इच्छा अधूरी होती है। क्या तुम्हारी भी कोई इच्छा अधूरी है? तो रोशनी ने कहा, हाँ, मेरी भी एक इच्छा अधूरी है। चांदनी ने पूछा, कौन सी? रोशनी बोली, मेरी हमेशा से ही ये इच्छा थी कि मैं हमेशा अपने पति के साथ रहूं। ये सुनकर चांदनी आग बबूला हो गई। बोली, भूल जाओ, तुम मर चुकी हो और ये अब भी जिंदा है। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। रोशनी बोली, मैं इंतजार करूंगी। तो मैंने पूछा, किसका? उसने प्यार से कहा, तुम्हारा। पार्ट 16। मैं 50 साल का था जब मेरी एक बीमारी की वजह से मौत हो गई। जिंदगी से बहुत प्यार था मुझे, मगर शायद जिंदगी को नहीं था। मरने के कुछ सालों बाद जब मैंने अपने साथ हुए इस इंसिडेंट को याद किया, तब मुझे समझ आया कि ऐसी क्या वजह थी जो मैं आज भी भूत बनकर भटकता हूँ और एक नया जीवन नहीं ले सका। वो वजह थी मेरे जीने की अधूरी इच्छा। मर गया तो क्या हुआ, मैं तो आज भी मरकर भी जीता हूँ। और अकेले नहीं, मेरी पत्नी रोशनी है ना, आखिर उसकी भी तो एक इच्छा अधूरी थी। जैसी रोशनी की इच्छा थी कि हम हमेशा साथ रहें। हम रह रहे हैं, बस जिंदा नहीं हैं। हालांकि मुझे यकीन है कि जल्द ही हमें एक नया जीवन मिलेगा। मरने के बाद मुझे एक बात तो समझ आ गई
कि जीने के लिए जिंदगी का होना जरूरी नहीं। और रही बात भूतों के बारे में अपने मन में बचपन से ही आए सवालों की, तो उनके जवाब भी मरने के बाद मुझे मिल गए। मेरी दूसरी पत्नी चांदनी और दोस्त किशन अब भी जिंदा है, मगर वृद्धावस्था में है। किताब है जिंदगी में अक्सर पन्ने कम होते हैं और दिल की कलम में स्याही ज्यादा, इसलिए वही लिखिए जो चाहते हैं। बस यही थी कुछ बातें उस वक्त की जब मैं जिंदा हुआ करता था।